बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे जो आपके राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को देखेंगे। ये आज का तीसरा पार्ट है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की संपन्न विरासत के संरक्षण और सम्मान करने से संबंधित है। यानी ये कौन सा अनुच्छेद जो है वो आपका मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 का क। अनुच्छेद 51 का क जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 51 का क। ठीक है, 51 का अनुच्छेद 51 का क जो है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और भाग के बारे में अगर पूछा जाए तो भाग 4 का क भी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है। जिस समय इसको संविधान में शामिल किया गया था उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10। अब वर्तमान समय में कितना है? 11 का क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन बी, प्रस्तावना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना ही भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है। ठीक है, भारतीय संविधान का आत्मा भी प्रस्तावना को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक कारक है। यानी भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक कारक है? तो आपका देखिए इसमें ऑप्शन ए है शिक्षा का प्रसार, ऑप्शन बी है सामाजिक न्याय, ऑप्शन सी है राजनीतिक चेतना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ये सभी चीज जो है वो आपका प्रजातंत्र की सफलता के लिए महत्वपूर्ण कारक है। यानी शिक्षा का प्रसार भी चाहिए, सामाजिक न्याय भी होना चाहिए, राजनीतिक चेतना भी होना चाहिए। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? एक आपका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य निहित है। भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक कर्तव्य जो है निहित है? ऑप्शन ए में है संविधान के भाग 1 में, ऑप्शन नंबर बी में भाग 3 में, ऑप्शन नंबर सी में भाग 4 का क में, और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, संविधान के भाग 4 का क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 का क में मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद में अगर पूछा जाए तो 51 का क में मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अनुच्छेद के बारे में पूछा जाए तो 51 का क, और भाग के बारे में पूछा जाए तो 4 का क। देखिए भाग 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भाग 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता का जिक्र है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, अब भाग 4 का क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण भाग है, आप इसको सही ढंग से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? देखिए अब स्टेट के बारे में चले आए हैं। ठीक है, राज्य। ठीक है, तो राज्य में महत्वपूर्ण पद पर कौन कौन व्यक्ति होते हैं? तो आपका मुख्यमंत्री या राज्यपाल। ठीक है, तो यहाँ कहता है वैधानिक प्रधान। तो हमारे देश में संवैधानिक प्रधान कौन है? तो देश में राष्ट्रपति है। उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में राज्यपाल ही क्या होता है? वैधानिक प्रधान होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। ठीक है, राज्यपाल जो है किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल जो है केंद्र के एक एजेंट के रूप में राज्य में काम करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ठीक है प्रवृत्त है? ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज को लाया गया है। ठीक है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में जो पूरे देश में
जो पंचायती राज का स्ट्रक्चर है वो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर त्रिस्तरीय है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज को लाया गया। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 73वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से है। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर निकाय से है। यानी यही चीज अगर नगर निकाय हो जाए, नगर निगम हो जाए, तो आपका हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। और जब पंचायती राज कहेगा तब आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, दोनों संशोधन के बारे में आप लोग सुना। ठीक है, और ये किस पर आधारित है? बलवंत राय मेहता समिति पर आधारित है। ठीक है, भारत में सबसे पहले पंचायती राज का चुनाव कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ था। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से सरकार का कौन सा अंग भारतीय संविधान का संरक्षक है? आप अब सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के 3 अंग हैं। तो क्या क्या 3 अंग हैं? तो आपका हो जाएगा कार्यपालिका, उसके बाद आप 2 नंबर ले सकते हैं विधायिका, और 3 में आप ले सकते हैं न्यायपालिका। ठीक है, यहाँ कह रहा है क्या? जो भारतीय संविधान का संरक्षक है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान का संरक्षक जो है वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है भारतीय संविधान का क्या है? संरक्षक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का संवैधानिक एवं नाम मात्र का प्रधान कौन है? यानी संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का क्या है? कार्यपालिका का संवैधानिक या नाम मात्र का प्रधान कौन है? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो हमारे देश में क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था है। तो इस संसदीय शासन व्यवस्था में जो होता है राष्ट्रपति जो होता है केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के इशारे पर ही सारे कार्य होते हैं। ठीक है, और एक तरह से कह सकते हैं कि भारत ये शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति एक तरह का मुखौटा है। ठीक है, सारा कार्य जो है किसके दायरे में होता है? प्रधानमंत्री के दायरे में। प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशानुसार ही सारे कार्य होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, ठीक, स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता। एकात्मक शासन व्यवस्था में जो है एकल नागरिकता होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है? ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किससे प्राप्त है? तो ऑप्शन जरा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोलता है? केवल उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन नंबर बी केवल उच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी केवल राष्ट्रपति को। और ऑप्शन नंबर डी है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को, दोनों को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को जो है वो न्यायिक पुनर्विलोकन करने का अधिकार है। इसलिए इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? थोड़ा देर पहले हम इस पर चर्चा की कि राज्य का संवैधानिक प्रधान जो होता है वो राज्यपाल होता है, और वास्तविक प्रधान जो होता है वो आपका मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान आदेशित करता है कि, ठीक है, भारतीय संविधान क्या आदेशित करता है कि भारत क्या है? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? पंथ निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर बी में क्या? समाजवादी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? लोकतांत्रिक। और ऑप्शन नंबर डी में जो है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मतलब भारत के संविधान की प्रस्तावना या भारतीय संविधान का जो महत्वपूर्ण अंग है
उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द का ही प्रयोग किया गया। धर्मनिरपेक्ष को ही पथ निरपेक्ष कहते हैं, समाजवादी और लोकतांत्रिक, ठीक है। और इसमें से इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, उपयुक्त सभी। आप सभी जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया। पहला पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता व अखंडता। क्वेश्चन अगर आ जाए कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, तो वो है 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। और पुनः आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वयस्क मताधिकार का आधार क्या है, ठीक है। इसमें ऑप्शन ये देखिए कि आखिर वयस्क मताधिकार का आधार क्या है। तानाशाही बिल्कुल गलत, तानाशाही नहीं। लोकतंत्र सही होगा। निरंकुश तंत्र ये भी गलत होगा। उपयुक्त सभी, तो इसमें से आपको उपयुक्त सभी नहीं होगा, ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र। यानी कि लोकतंत्र में ही लोगों को वोट देने का अधिकार है, ठीक है, तभी वयस्क मताधिकार का प्रयोग होता है। इसीलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक एकात्मक शासन व्यवस्था में होती है, एक एकात्मक शासन व्यवस्था में जब होती है वो एकल नागरिकता होती है। क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि एकल नागरिकता, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो किस आयु में क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में, 65 वर्ष की आयु में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, वो आपके सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। मौलिक कानूनों का समुच्चय जिसके अनुसार कोई देश शासन करता है वो क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कानून दिया है, ऑप्शन बी में प्रस्तावना, ऑप्शन सी में संविधान, ऑप्शन डी में संशोधन। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान। सभी देश जो है वो संविधान के अनुसार ही चलते हैं, ठीक है। यानी संविधान ही मेन स्रोत है देश को चलाने का, शासित करने का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। वापस बुलाना है, पहल करना ये भी है, जनमत संग्रह ये भी है, महाभियोग जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरकार का अंग नहीं है। इनमें से कौन जो है सरकार का अंग नहीं है। विधायिका सरकार का अंग है, कार्यपालिका सरकार का अंग है, न्यायपालिका सरकार का अंग है। भारत का चुनाव आयोग जो है वो सरकार का अंग नहीं है। भारत का चुनाव आयोग जो है सरकार का अंग नहीं है। भारत का चुनाव आयोग सरकार का अंग नहीं है, ठीक है। आदेश लेख जारी किया जा सकता है, ठीक है। आदेश लेख का मतलब रिट, ठीक है। रिट जारी किया जा सकता है, आदेश लेख जारी किया जा सकता है, ठीक है। केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, केवल उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी के ए और बी दोनों के द्वारा। ऐसा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों जो है रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों ही रिट जारी कर सकता है, दोनों ही आदेश लेख जारी कर सकता है, ठीक है। निम्न में से किस शब्द से लोकतंत्र व्युत्पन्न है। इसमें कौन ऐसा शब्द है जिससे लोकतंत्र व्युत्पन्न है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेमोस और क्रेटोस, ठीक है। डेमोस और क्रेटोस। डेमोस का अर्थ लोग और क्रेटोस का अर्थ होता है शासन, यानी डेमोक्रेट्स का अर्थ हो जाएगा लोगों का शासन, ठीक है। इसलिए इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा लोकसभा की बैठक को आहूत करता है, यानी कि बुलाने का काम है राष्ट्रपति का, लेकिन जो अध्यक्षता करेगा वो है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। संविधान द्वारा प्रत्यभूत अधिकार कहलाता है।
संविधान के द्वारा प्रत्येक अधिकार जो कहलाता है वो मौलिक अधिकार कहलाता है। क्या कहलाता है? मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकार कहलाता है। क्या कहलाता है? मौलिक अधिकार कहलाता है। हमारे संविधान में कुल पहले 7 मौलिक अधिकार थे, एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, अब बचा है कुल 6 मौलिक अधिकार। कितने अधिकार बचे हैं? 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया है? हटा दिया गया है। ठीक है। संघात्मक शासन का आवश्यक तत्व क्या है? संघात्मक शासन का आवश्यक तत्व क्या है? एक लिखित संविधान, ठीक है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ये भी सही है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्या है? उपर्युक्त सभी, यानी सभी तीनों जो पहले ऑप्शन है वो सही है, इसलिए कहा गया उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान कितने वर्ष के सभी भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि कितने वर्ष का आयु में आदमी को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। क्या हो जाएगा? 18 वर्ष। आप सभी जानते हैं कि पहले जो है 21 वर्ष की आयु में वोट देने का अधिकार था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे इसकी आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। किस संविधानिक संशोधन द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया है? 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। और आपको पहले भी हम बताए हैं कि राज्यपाल जो है केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्य में काम करता है। ठीक है। और उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की करता है। ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है। देखिए, अगर राज्यसभा के बारे में देखा जाए तो राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी होगी? अधिकतम सीटें जो है वो 250 हो सकता है। ठीक है। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में उनके 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। अब हमने क्या कहा? अधिकतम सीटें कितने हो सकती है राज्यसभा में? तो 250। लेकिन वर्तमान समय में जो है वर्तमान में जो है आपका कुल सीटें जो है वो आपका है 245। कितना है? 245। वर्तमान समय में जो आपका कुल सीटें है वो क्या है? 245। वर्तमान में कुल सीटें जो है 245 है। कितना है? 245। तो 245 को भी 2 भाग में बांट सकते हैं। 12 क्या? मनोनीत, 12 मनोनीत। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा जो है वो 12 मनोनीत। ठीक है। और आपका 233 क्या हो जाएगा? निर्वाचित। 233 क्या हो जाएगा? निर्वाचित। तो राज्यसभा की वोटिंग में कौन हिस्सा लेता है? तो राज्यसभा की वोटिंग में विभिन्न राज्यों के, ठीक है, विधानसभा के सदस्य और जो यूटी जहां पर विधानसभा है, जस्ट लाइक आप ले सकते हैं दिल्ली को ले सकते हैं, जम्मू कश्मीर को ले सकते हैं, जहां विधानसभा है वहां के सदस्य भी इस वोट की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। यानी विभिन्न राज्यों के विधायक और यूटी के भी विधायक यानी केंद्र शासित प्रदेश के विधायक भी इसमें क्या निर्वाचित विधायक इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का ही होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 5 वर्ष का ही होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है, क्योंकि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 साल का ही होता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को क्या कहते हैं? देखिए, यानी कि आपका विधानमंडल जो है वो विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर बनता है। विधानमंडल के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? आपका विधान
परिषद और विधानसभा। तो विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। विधान परिषद को क्या कहा जाता है? उच्च सदन। यहाँ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि विधान परिषद को क्या कहा जाता है? विधान परिषद को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च सदन। क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद कितने दिनों तक रोक सकता है? ठीक है, मतलब केंद्र स्तर पर राज्यसभा की जो स्थिति है, अनुमम विधान परिषद की भी लगभग वही स्थिति है। ठीक है, तो वह किसी भी धन विधेयक को जो है वो 14 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 14 दिनों तक ही वो रोक सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्या करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? यानी हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में एक कॉलेजियम मेथड है, जिसमें 5 वरिष्ठ जज जो है बैठते हैं और वही नाम तय करते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कौन बनेगा। यही नाम फिर राष्ट्रपति के यहाँ जाता है। ठीक है, फिर राष्ट्रपति इस पर विचार करते हैं, फिर नाम की घोषणा करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि नियुक्ति कौन करता है, तो आप इसका आंसर राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति ही सही होगा। ठीक है, लेकिन अनुशंसा तो कॉलेजियम ही करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के कृषि मंत्री थे। ठीक है, B.R. अम्बेडकर कौन थे? तो कानून मंत्री थे। ठीक है, भारतीय संविधान का जनक भी B.R. अम्बेडकर जो कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। ठीक है, भारतीय संविधान है धर्मनिरपेक्ष, संघात्मक, समाजवादी और उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति कैसी है? भारत के राष्ट्रपति की स्थिति कैसी है? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? नाम मात्र का प्रधान। ऑप्शन नंबर वास्तविक प्रधान, दोनों में से कोई नहीं या सभी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, नाम मात्र का प्रधान है। भारत के राष्ट्रपति जो है वो क्या है? नाम मात्र के प्रधान हैं। भारत के राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रधान हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सिंपल क्वेश्चन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 अस्थायी सदस्य। कौन है? तो 5 है, 5 अस्थायी सदस्य हैं। कितना अस्थायी सदस्य हैं? 5 अस्थायी सदस्य। कितने हैं जी? 5। नंबर 1 में आप यूएसए को ले लेते हैं, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2 नंबर में ले लेते हैं फ्रांस, 2 नंबर में ले लेते हैं फ्रांस, 3 नंबर में ले लेते हैं चीन, 4 नंबर में ले लेते हैं आपका रूस, रसिया, और 5 नंबर में आपका ले लेते हैं ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। ब्रिटेन ही लिखते हैं, ब्रिटेन। तो ये आपके 5 सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। इन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है। सोचिए तो यही 5 सर्वसर्वा है वर्ल्ड स्तर में। ठीक है, एक आदमी अगर वीटो लगा दे तो कोई भी काम रुक जाता है। ठीक है, तो ये आपका है वीटो का अधिकार, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या 5 है। नाम क्या है? अमेरिका भी इसको आमतौर पर कहा जाता है, यूएसए को, फ्रांस, चीन, रूस, ब्रिटेन। इस सभी को, ये सभी क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? अभी हमने आपको बताया कि 5 अस्थायी है। 5 कितने हैं? क्या है? अस्थायी है, और 10 जो है वो अस्थायी है। अगर कुल कह दिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 15।
संयुक्त संघ के सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या जो है वो है 15। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, अगर बोला जाए कैसे बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान समय कुल कितने सदस्य हैं? अगर ऐसा कह दे कुल कितने सदस्य हैं तो आपका हो जाएगा 193। कितना हो जाएगा? 193 जो है वो सदस्य है। 193 किसमें? यूएनओ में। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ में जो है आपका कितना सदस्य हो जाएगा? यूएनओ में 193 सदस्य देश हैं। इसको सदस्य देश कहते हैं, सदस्य देश। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सिंपल सा आंसर है 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कायम है, तो किस स्तर पर कायम है? तो ऑप्शन में है विकेंद्रीकरण पर, ऑप्शन बी में है केंद्रीकरण पर, ऑप्शन सी में है प्रजातांत्रिक केंद्रीकरण पर है, ऑप्शन डी में है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज व्यवस्था भारत में। निम्न में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? देखिए, लोकसभा का जो नेतृत्व करता है तो लोकसभा के बहुमत दल का जो नेता होता है वही नेतृत्व करता है लोकसभा का। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? लोकसभा का नेतृत्व कौन करेगा? प्रधानमंत्री। सदन के नेता प्रधानमंत्री हुआ करते हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत का संविधान है कैसा? भारत का संविधान कठोर, ऑप्शन नंबर बी में लचीला, ऑप्शन नंबर सी में कठोर और लचीला का मिश्रण, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोर और लचीला का मिश्रण। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? कठोर और लचीला का मिश्रण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? ठीक है, ऑप्शन ए में क्या? संविधान सभा ने, बी में ब्रिटिश संसद ने, सी में भारतीय संसद ने, ऑप्शन डी में गवर्नर जनरल ने। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, किसने? संविधान सभा ने। भारतीय संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का गठन किसका अनुशंसा पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन का अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन किया गया था। किसका अनुशंसा पर? कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का जो प्रधान जो होता है वो आपका राज्यपाल ही होता है। ठीक है, कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है शिक्षा का प्रसार, सामाजिक राजनीतिक उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा तत्व जो है बाधक है? कौन सा तत्व बाधक है? ऑप्शन थोड़ा पढ़ लीजिए, सामंतवाद, क्षेत्रीयतावाद, नारीवाद या अंतरराष्ट्रीयतावाद। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्षेत्रवाद। यही क्या है? बाधक है। राष्ट्रीयता, भारतीय राष्ट्रीयता में है ना क्षेत्रीयतावाद जो है वो बाधक है। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते? इनमें से कौन ऐसा है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? प्रधानमंत्री, संघीय लोकसभा आयोग का अध्यक्ष, राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री सबको नहीं बना सकता मुख्यमंत्री, जो बहुमत दल के नेता होंगे, यानी विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद के लिए राज्यपाल के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। तो मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, ना कि राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा के बहुमत दल का प्रधान कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का प्रधान जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा के बहुमत दल का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संसद का उच्च सदन है, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। संसद में दो, हालांकि संसद के 3 अंग हैं। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। ठीक है, यानी यहाँ उच्च सदन जो है वो राज्यसभा को कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। निम्न में से सरकार का कौन सा कानून बनाता है?
कानून बनाने का काम जो है वो विधायिका का है। किसका है? विधायिका। सरकार के 3 है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कानून बनाने का काम किसका है? संसद का है, विधायिका का है। किसका है? विधायिका का है। वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है आपका प्रजातंत्र है, संप्रभुता भी इसी का अंतर्गत आता है, लेकिन इसका हम प्रजातंत्र को ही करेक्ट आंसर मान के चलेंगे, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्येक को आर्थिक समानता प्रदान करता है। इसमें किसका उद्देश्य है? तो आर्थिक समानता जो है वो समाजवाद की उत्पत्ति है। किसकी उत्पत्ति है? समाजवाद की उत्पत्ति है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, समाजवाद, ठीक है। अब हम पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार की घोषणा की थी? इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए 1948 में घोषणा किया था। कब किया था? 1948 इसमें घोषणा किया था। एक एकात्म शासन व्यवस्था होता है। किसमें? एक एकात्मक शासन व्यवस्था में एकल नागरिकता होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होती है? एकल नागरिकता होती है। निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता है? इनमें से कौन जो है, आप अभी वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11 है। और जिस समय इसको संविधान में शामिल किया गया था तब उसकी संख्या 10 थी, यानी एक बढ़ के हो गया है 11। इनमें कौन जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थलों का संरक्षण जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। ये आपका मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। बाकी जो है आपका राष्ट्रगान या सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा या प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और विकास, ये सभी क्या है? मौलिक कर्तव्य है। आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है, ठीक है। आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है किसके लिए? तो आपका प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र के लिए। किसके लिए जाना जाता है? प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र। मतलब इसका मतलब ये होगा कि आधुनिक लोकतंत्र में क्या है, अधिकांश जगहों में क्या है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। जैसे अगर कोई लोकतंत्र देश तो क्या कहता है? लोकतंत्र में जनता द्वारा शासन करता नहीं, लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं। यानी अगर उसका टाइम पीरियड जो होता है लगभग 5 साल, तो 5 साल तक के लिए जनता चुन लेती है, तो 5 साल उनके प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। तो अभी जो है लोकतंत्र, आधुनिक लोकतंत्र जो है एक तरह से क्या है? जन प्रतिनिधि शासन है, ठीक है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है, संसद द्वारा निर्वाचित होता है, लोकसभा में बहुमत दल द्वारा चुना जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंग नहीं है? कौन जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंग नहीं है, ठीक है। में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंग नहीं है, ठीक है। क्या आपका शिक्षा का अधिकार या कार्य का अधिकार, जनता को बेरोजगारी के संदर्भ में सहायता प्रदान करना, और आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। क्या आ जाएगा? मौलिक कर्तव्य। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था आधारित है। किस पर आधारित है? तो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। योजना आयोग का योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1950 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? भारत का प्रधानमंत्री। वर्तमान समय में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई है। यानी योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग काम कर रहा है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का प्रधान है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का प्रधान है। भारत का राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र का प्रधान है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की है? इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की है, ठीक है। एकात्म सरकार, दोहरी नागरिकता, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, या पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना। इसमें आपका ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कार्य क्या है?
तो सरकार पर नियंत्रण रखना सही बात है, नागरिकों पर नियंत्रण रखना सही बात है, ठीक है। विदेशों से संबंध स्थापित करना, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उपर्युक्त सभी, ठीक है। और हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसदीय शासन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? तो संसदीय शासन में कार्यपालिका जो है आपका, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? ठीक है, राष्ट्रपति भी नहीं होगा, मुख्यमंत्री, व्यवस्थापिका और सभी, ठीक है। तो अगर इसको ऑप्शन के रूप में देखा जाए तो आपका कार्यपालिका जो हो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, यानी संसद के प्रति। तो संसदीय व्यवस्था में, या यूं कहिए कि संसदीय व्यवस्था में जो है आप इसको लोकसभा मान सकते हैं। लोकसभा यानी संसद के प्रति उत्तरदायी है। ये थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा कटौती आ गया। व्यवस्था विभाग की जगह पर आप विधायिका बोल सकते हैं या लोकसभा बोल सकते हैं, ठीक है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत का संविधान क्या है? सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत का संविधान सर्वाधिक व्यापक संविधान है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य किस प्रकार के राज्य की कल्पना करना है? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में है। उनका लक्ष्य है कि एक राज्य जो है, राज्य में जो है लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है, कि उनका सोच है कि लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो। मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य क्या है? उसका प्रमुख कार्य क्या है? राष्ट्र नीति निर्धारण करना, सही बात है। विदेशी संबंधों पर नियंत्रण, देश की आर्थिक नीति का निर्माण निर्धारण, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब फिर हमने राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका वैधानिक प्रधान जो होता है वो आपका राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। शिक्षा का प्रसार भी है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक चेतना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के शासन का क्या अर्थ है? तो विधि के शासन का अर्थ है आपका कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता। ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? कानून के समक्ष सभी नागरिकों का समानता, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में निम्नलिखित तत्व कौन बाधक है? तो आपका हो जाएगा क्षेत्रीयवाद। क्षेत्रीयवाद की वाद ही भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, एकता व अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। ये संविधान संशोधन काफी महत्वपूर्ण है। 42वें संविधान संशोधन को ही क्या कहा जाता है? भारत का लघु संविधान कहा जाता है। ये 1976 में, ठीक है, इसको जोड़ा गया था। 76वें संविधान संशोधन में ही क्या किया गया था? 42वें संविधान संशोधन में ही प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और एकता व अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ये सभी क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल पार्ट के, पॉलिटिकल साइंस के काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है, इसलिए इससे संबंधित क्वेश्चन पूछने की संभावना काफी है, ठीक है। आप सही ढंग से इसको पढ़ लीजिएगा। और देखिए अभी वर्तमान समय में किताब में थोड़ा बहुत बदलाव आया है। पहले SCRT किताब चलता था बिहार में, क्लास 8 के लिए अभी NCERT है, उससे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप दोनों को मिक्सचर करते हुए सही ढंग से अपने तैयारी को अंजाम देंगे। थैंक यू।